मंदिर की घंटी और अजान की सदा। मंदिर की घंटी और अजान की सदा, दोनों में दिखाई देता है प्यार का खुदा। दोनों में दिखाई देता है प्यार का खुदा। नफरत के लिए यहाँ पर कोई नहीं है जगह। नफरत के लिए यहाँ पर कोई नहीं है जगह। मोहब्बत से रोशन होती है ये धरती सदा। मोहब्बत से रोशन होती है ये धरती सदा। नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ युवा राजनेता, पेट्रोल पंप व्यवसायी एवं गंगा जमुना तहजीब के ध्वजवाहक, सक्रिय समाज सेवी के रूप में अभिजर बोहरा मौजूद हैं। इनकी खासियत यह है कि यह ना सिर्फ सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, बल्कि होने वाले आयोजनों में पूरी शिद्दत के साथ हिस्सा भी लेते हैं। इनकी यही विचारधारा इन्हें औरों से अलग बनाती है। बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चूंकि पेट्रोल पंप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो और ये भी कहा जाता है कि आजादी के पहले से आपकी ये फर्म चली आ रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसा सफर रहा, पहले किसने किया और अब आप कैसे संभाल पा रहे हो? देखिए, ऐसा है कि उस जमाने में जब ये पेट्रोल पंप, जब पेट्रोल नहीं था, उस समय केरोसिन आता था, मिट्टी का तेल जो था। तो 1881 जहाँ तक मेरे दादा डैडी बता रहे थे कि दादा ने उस बिजनेस को स्टार्ट किया था और रैक से आता था हमारा केरोसिन। रैक डिपो जो था, जो दिलबार होटल के पीछे और रैक लगती थी, वहां से डिस्ट्रीब्यूट पूरे जिले में होता था। और उसके बाद 1936 में पेट्रोल पंप बनना चालू हुआ। तो जब वो शेल कंपनी थी, बर्मा शेल करके पहला पंप मुंबई में डला, और उसके एक साल बाद 1937 में हमारा ये पेट्रोल पंप PM हुसैन, जो दादा के नाम पे था, और मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि पिताजी ने संभाला, अब उसके बाद हम संभाल गए इस पंप को। और मेरे ख्याल से भोपाल, इटारसी, बैतूल और नागपुर की पेट्रोल पंप उस समय हुआ करते थे, और अभी भी चल रहा है, निरंतर अभी जारी है। आप चूंकि राजनीति में सक्रिय हो और काफी सक्रियता आपकी दिखाई भी देती है आपकी, तो राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसमें ऐसा है कि जो मेरे बड़े पापा थे, छोटे पापा, और उन्होंने हमेशा में की विचारधारा से हमको अवगत कराया और बहुत प्रभावित करती थी। और 1978 से 1982 तक जनसंघ था जब, तब से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। तो और मैंने किताब पढ़ी पंडित दीनदयाल जी की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जिस तरह से कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो इस तरह से मैंने पार्टी में आया हूँ। और स्थानीय देखा जाए तो मेरे मार्गदर्शक, मेरे भैया लोग, जो मेरे फैमिली के लोग हैं, हेमंत खंडेलवाल जी हैं, नवनीत गर्ग जी हैं, उन्होंने हमेशा प्रेरणा दी कि बेटा राजनीति नहीं करना, पर वो कार्य करना। तो इस तरह से मैं निरंतर राजनीति रूप से कार्य करना। जैसे भाजपा पे हमेशा आरोप लगते हैं कि भाजपा सनातनवादी पार्टी और इसी को बढ़ावा देती है। अब चूंकि बोहरा समाज से आते हैं, तो कहीं आपको कार्य करने में कोई दिक्कत होती है या? देखिए, एक मिथ है, एक तरह से प्रोपेगेंडा दूसरे दलों ने फैलाया है कि सनातनी विरोधी है, सनातनी विरोधी होते हैं मुस्लिम समाज। ऐसा नहीं है। और जब इसका दूसरा रूप देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर एक मूल्यांकन कर रहा था, मैं एक बार 36% माइनॉरिटी को बेनिफिट देती है। अगर एक अभी कुछ साल पहले एक सर्वे हुआ था यूएस की कंपनी का, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, 101 देशों का उसने सर्वे किया, तो उसमें ये पाया गया कि माइनॉरिटी जो फल फूल हिंदुस्तान में रही है, वो कहीं नहीं फल फूल पा रही है। और कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जो जैसे अभी बोहरा समाज में आप बात करें सनातन की, तो जो हमारे सैयदना साहब है, हमारे जो धर्म गुरु है मुफद्दल मौला, वो उनकी जब इंदौर के अंदर मजलिस थी, उसमें मोदी ने शिरकत करी थी। अब आती है मदरसों की बात। एक बड़ा सवाल पूरे देश को उठता है, मदरसे को कैसे अपग्रेड करें। तो मोदी जी ने मुफद्दल मौला से बात करी
और उन्होंने एक एग्जाम्पल पेश किया कि कैसे मदरसों को अपलिफ्ट करा जाए। तो मदरसों को जो अपलिफ्ट किया उन्होंने, तो उसमें ये हुआ कि मरोल में मोदी जी खुद आए, आईसीएसई पैटर्न से, सीबीएसई पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही है कि आप देश के लिए काम करें, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप सीए बने, आईएएस बने, एडवोकेट बने। ये भी पार्ट ऑफ बिजनेस है। बच्चों के हाथ में कुरान के साथ साथ कंप्यूटर भी होना चाहिए, ये भी मोदी जी ने एक बार कोट किया था। बिल्कुल सही कहा। और मैं देखिए दूसरे समाज से हमको इबरत लेना चाहिए। आप ये देखिए, मैं मुस्लिम समाज से भी कहता हूँ कि आप देखिए, माइनॉरिटी में सिख भी है, माइनॉरिटी में ईसाई भी है, माइनॉरिटी में आप जैन समाज भी है। तो वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम क्यों नहीं कर पा रहे? और बड़ा मुस्लिम वर्ग भी बड़ा एक कहना चाहिए, उसके हाथ में हुनर है, शिक्षित है। और कंप्यूटर वाली बात आपने सही कही। तो ये ऐसा मानता हूं कि कहीं राजनीति का फायदा उठाने के लिए दल प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आप राजनीति में अपना मार्गदर्शक या गुरु किसको मानते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि मेरी सोच पंडित दीनदयाल जी, जो अंत्योदय, एक फिलोसफी होती है अंत्योदय, किस तरह से समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करना, वो मुझे बहुत प्रभावित करा। और इस तरह से मैं इनको गुरु मानता हूँ ये लोगों को। डॉक्टर हेगड़े बार जब 1925 में जनसंघ आया, ये अपना राष्ट्रीय स्वयं सेवक आया, फिर उसके बाद अपना 1951 में जनसंघ आया, फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी आई। तो एक रूप से कैसे देश को 1953 सांसद से आज 240 सांसद है, तो ये मायने रखता है। जैसे आप राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, पूरी सक्रियता के साथ काम करते हैं, व्यवसाय भी आप पूरा देखते हैं, इसके साथ साथ धार्मिक आयोजनों में भी आप हिस्सा ले लेते हो, तो ये टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर पाते हो उसको? ये भी मैंने अगर देखा जाए तो पापा लोगों से सीखा। जैसे हमारी पार्टी काम करती है राजनीतिक रूप से, इस सभी पे एक विश्वास रहता है। तो हमारा टीम मैनेजमेंट है, हमारे मैनेजर्स हैं और उतना शिक्षित हैं, और जो हमारे बिजनेस को देखते हैं, वो अगर मैं बिजनेस में अगर मैं लोगों पे ट्रस्ट नहीं करूंगा तो फिर मैं अपने राजनीति रूप में नहीं आ सकता, जहां मेरी वाइफ की बहुत बड़ी भूमिका है। एक मैसेज हमने ये भी दिया है, जो उसका फरीदा हुसैन जो मेरी वाइफ है, वो उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मतलब अक्सर ये कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी महिला का हाथ होता है, तो आप भी ये मानते हैं कि आपकी सफलता के पीछे आदरणीय फरीदा हुसैन जी जो भाभी जी हैं, इनका रोल है, महत्वपूर्ण रोल है? बिल्कुल, आप स्वीकार करते हो उस चीज को? हाँ, मैं स्वीकार भी करता हूँ। और देखिए, शिक्षित महिला जब होती है, एक मैसेज है। जैसे अब हमारे बच्चे के लिए 5th स्टैंडर्ड से बच्चा मेरा बाहर पढ़ रहा है, और अभी आप लोगों के आशीर्वाद से उसका कैलिफोर्निया में, यूएस में, लॉस एंजलिस में हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस करेगा। तो ये 23-22 सितंबर को उसका फ्लाइट भी है। तो इस तरह से बच्चे और आगे देश के लिए भी अच्छा होता है। जामठी क्षेत्र में आपका जो संस्थान है, वहां पर आप नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा की स्थापना भी करते हैं, 9 दिन कार्यक्रमों का आयोजन होता है, भंडारा भी होता है, ग्रामीणों का सहयोग भी रहता है। कैसे कर पाते हैं आप ये सब? वो दुर्गा जी का साहब ऐसा इंसिडेंट हुआ था जी, तो माता रानी का आशीर्वाद ही दोनों दूंगा कि कुछ साल पहले हमारे एक ड्राइवर था, उससे काली चट्टान के वहां बैठी थी दुर्गा जी, और ना जाने से गाड़ी संभली नहीं हो, ठेले पे एक्सीडेंट हुआ, तो माता रानी का अंगूठा खंडित हो गया। अब उसके ऊपर रात के 12:30 बज रहे थे, मुझे एसपी या टीआई का फोन आया कोतवाली से, अब तुम्हारा गाड़ी ने ऐसा लफड़ा किया, कुछ एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरे को लगा मेरी कार चोरी हो गई। जब मैंने बाहर जाके देखा तो मेरी कार तो वहां थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी दूसरी कार है। तो मैं थाने गया, वहां उस समिति को बुलाया गया, सदस्यों को, और फिर हमने कहा भाई बताइए अब क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा, वहां के पंडित जी ने बोला कि छोटी मूर्ति हम बैठाएंगे, और 51,000 रुपए उन्होंने एक अच्छी राशि मांगी मेरे पास, क्योंकि पंप वैसा ही कैश रहता ही रात में, तो मैंने तुरंत उनको दे दिया। तो मैं ये बता रहा था कि सुबह विश्व हिंदू परिषद के लोग आए, भाई साहब लोग, चंदूमल धारवानी जी भाई साहब आए थे। उन्होंने, बेटा तूने रात की घटना को एक बड़े बलवे से बचा लिया, और जरूर देखना तेरे को माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। तो मुझे आशीर्वाद मिला, और जब भी वो बैठती है उससे पहले मुझे एक नया काम दे देती है, चाहे भाजपा में हो चाहे बिजनेस में हो, एक पद खुद ही चल के आता है।
चल के आता है, ये माता रानी का आशीर्वाद है। आप धार्मिक यात्राएं भी करते हैं, साल बर्डी भी आप जाते हैं, अंबा माई की भी आपने यात्रा करी, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मुझे एक चीज खुशी होती है कि आज के इस मोबाइल के दौर में, ये रील्स और इसके दौर में हमारी संस्कृति को, जो ये आयोजक हैं उनको मैं हमेशा समर्थन इसलिए करता हूँ कि संस्कृति बाकी है। बहुत अच्छा लगता है कि स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। मैं अंबा माई के मंदिर तो नहीं गया, मगर साल बड्डी मंदिर में सांसद जी बबला भैया समय जिला अध्यक्ष, उनके साथ मैंने, बाबा भैया थे फसल माफी भाई थे, उनके साथ अभिषेक भी किया हूँ मंदिर। जैसे आपके हाथ में शंकर जी का त्रिशूल भी है और आप कलावा भी पहनते हैं बकायदा, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? क्या अनुभूति करते हैं मतलब आप ये सब चीजें करने के बाद में? देखिए, मेरा परिवार है ना, शुरू से ही एक सामाजिक रहा है। हर धर्म के व्यक्ति मेरे घर में आते थे और मैं उनकी बातों से प्रभावित हुआ। मैंने ऐसी रिसर्च करी थी, सब में अच्छा निशान कौन सा है। अपने विराट कोहली भी लगाते हैं, फुटबॉल प्लेयर मेसी भी बनाते हैं, तो कई युगों से इस तरह का उसका स्थान है। तो मुझे लगा कि ये जो त्रिशूल है उसमें दोनों साइन दिखते हैं, तो अल्लाह भी दिखता है और शिव जी भी दिखते हैं, कॉम्बिनेशन होता है। एक मैसेज देने की कोशिश करके हम सब एक हैं। बहुत बढ़िया, आपका जो संदेश है तो बहुत ही शानदार संदेश है। लेकिन इसके साथ में मेरा एक सवाल ये भी है कि आप क्योंकि बोहरा समाज से आते हैं, लेकिन आप टोपी भी नहीं पहनते हैं और दाढ़ी भी नहीं रखते हैं, तो समाज में इसको लेके कभी आपको आलोचनाओं का दौर सहना पड़ा है या नहीं? कैसा क्या है? देखिए, मैं ना, एक डिबेट है कि कल्ट होता है, कम्युनिटी होता है। कल्ट हमेशा आपको ये बताता है कि आप इस तरह से रहिए, आप सवाल मत करिए, आप ये पहनिए, मगर आप हम समाज में रहते हैं। तो मेरा कई ओकेशंस होते हैं जहां पर मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ ये पहन के चलना चाहिए। जब मैं मस्जिद जाता हूँ तो बकायदा टोपी पहन के जाता हूँ। और जहां तक दाढ़ी की बात रही, तो दाढ़ी रखना अच्छा, यंगस्टर भी रखते हैं, बट वो मुझे कुछ ऐसा इचिंग हो जाती है तो थोड़ा जमता नहीं। हाँ, कभी कभी मैनेज नहीं कर पाता व्यक्ति, है ना, कि बहुत दिक्कत होती है। जैसे अपन ने नहीं रखी और फिर अगर अपन रखें तो फिर वो दिक्कत भी होती है। रेरा जैसी संस्था की अनुमति लाने के बाद में टाउनशिप की, ना, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ साथ आपने रेरा की प्लानिंग के साथ एक बेहतरीन कॉलोनी का आप निर्माण कर रहे हैं, शायद उसका नाम शुभारंभ हेरिटेज है। इसके बारे में बताइए ना थोड़ा सा। देखिए, जब हमने इसकी परिकल्पना करी थी तो मैंने देखा कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है, चाहे मेरे माँ बाप हो और मेरे भाई बंधु समाज के, सभी का सपना होता है घर अच्छा होगा, सपनों समान, स्वर्ग समान एक अच्छा सा घर हो। तो हमने सोचा चीट ना करते हुए, पूरा पालन करते हुए कानून का, और ये कॉलोनी लाई है, शिव जी का हमने मंदिर बनाया है, महामंडलेश्वर आके प्राण प्रतिष्ठा करके सब करा है। और रेरा के अनुभवी में थोड़ा सा हमें दिक्कत जरूर हुई, मगर आज हमारा प्रोजेक्ट को बैतूल निवासी को धन्यवाद करूंगा, ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिला है। इससे ये होगा कि दूसरे बिल्डर्स भी इंस्पायर होंगे, ऐसी कॉलोनी बनाए तो सुविधा देंगे, वो भी कस्टमरों को सुविधा देंगे वो जी। आप भाजपा के सक्रिय, जैसे मैंने कहा कि आप बिल्कुल सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, आपने कई जूम मीटिंग भी ली है, वर्चुअल मीटिंग भी ली है, तो ये सब आप परिवार के साथ और व्यवसाय के साथ कैसे कर पाते हैं आप इसको? समय पहले ना, जब बाबा माकुड़े जी जिलाध्यक्ष जी थे, तो उन्होंने के पास स्काइप पे एक मीटिंग आई थी, तो उन्होंने कहा सर इस पे थोड़ा स्टडी करो, स्काइप पे जूम मीटिंग, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की बैठक है जिसमें हमारे माननीय हेमंत खंडेलवाल जी जो विधायक है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनको मीटिंग करना। तो मैं बड़ा उसमें आ गया, जब भैया के पास गया तो भैया भी उससे देखे मुझे, तुम क्या लेने आ गए यार, ये वो भी हमारे पास नहीं आई लिंक, तुम्हारे पास लिंक आई। हमने उसको मैनेज किया, वहां से फिर मैं सीखता गया। तो यहाँ वर्चुअल मीटिंग हमने की कार्यकर्ता को सिखाई है, तो जूम में कैसे पार्टिसिपेट करें, वेबएक्स पे कैसे करें, एप्लीकेशन आई है हमारी कई, उनको डाउनलोड करना, जैसे क्लाउड के अंदर आप स्टोर करना, इस तरह कार्यकर्ता को हमने प्रशिक्षित किया है। आप भाजपा में प्रदेश प्रभारी भी हैं, दौरे भी आप बहुत करते हैं, लगातार दौरे करते हैं, ये सब करते, कोई अनुभव बताइए ना जो आपको बहुत अच्छा लगा हो या पसंद नहीं आया हो, इस टाइप से कोई जो आप हमसे शेयर करना चाहोगे? ये तो ऐसा है कि बबला शुक्ला जी जो थे हमारे माननीय जिला अध्यक्ष, उनके साथ मैं विगत 4.5 साल 5 साल से चला हूँ, और एक
क्योंकि वो पंडित है तो हमको भोजन मिल ही जाता था हर जगह। तो ऐसी कई बार अनुभूति हुई कि जो हमने 5 स्टार में बड़े बड़े होटल में नहीं खाना खाया, मैंने एक छोटे से परिवार, क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज खाते हैं तो भाई खा नहीं पाते, तो हम जगह भूखे थे, काफी दौरे हो गए थे हमारे, तो एक छोटा सा एक जरूरतमंद घर ने हमको बुलाया कि साहब आपके लिए हमने एक फूल गोभी सब्जी, 2 रोटी थी और चटनी थी। वो प्यार और वो था तो अपनापन, बहुत अपनापन, वो आज तक आपको याद है, मतलब इमोशनली। हाँ बिल्कुल, कि भोजन अपनी जगह है लेकिन खिलाने वाले का इच्छा, उसका प्यार वो मायने रखता है। वो उसमें स्वाद में बोलते ना, अपने आत्मा तृप्त हो जाती है। आपने विदेश में जाकर भी किसी मंदिर में अभिषेक कराया था, क्या कहानी थी वो थोड़ा बताइए ना। वो ऐसा था कि जो दिल्ली में यमुनानगर के पास राधा स्वामी जी का जो मंदिर है, वो स्वामी नारायण जी, वहां मैंने अभिषेक किया था। तो फिर आपको यहाँ से लोगों ने, बाबा भैया लोगों ने बोला वहां भी मंदिर है, और मैंने भी सुना बहुत सुंदर मंदिर अभी एक मुस्लिम कंट्री में अबू धाबी मोदी जी की ने बनाया है। हम वहां गए, वहां मैंने एक चीज देखी कि उस मंदिर में डिसिप्लिन था, हर कहीं कोई फोटो नहीं खिंचा रहा, प्रसाद भी एक जगह बराबर से रखा हुआ था और आपको बकाया टोकन दिए गए, और बड़ा ही तो मतलब इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा उसका एम्बियंस था, मतलब दिल क्या बोलना चाहिए, खुश हो गया। अविजर जी, मैंने ये भी सुना है आपके बारे में कि आपने जूना अखाड़ा के लिए करीब 5000 फुट जमीन दान की है। क्या है ये पूरा, मतलब मामला क्या है ये पूरा? हमने हमारा दोबारा फेज 2 का हमने 30-31 अगस्त को लॉन्च किया था, क्योंकि अपार सफलता मिली हमको फर्स्ट फेज में। तो हमने सोचा कि सेकंड फेज में स्टार्ट कर देते, तो डिमांड इतनी थी। अब वहाँ शिव जी का हमने मंदिर बनाया, तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमारे को ये आशीर्वाद दिया नवलगिरी महाराज ने कि वो इच्छुक थे कि हम आएंगे। तो वो जब आए तो इस जमीन पे जब उन्होंने कदम रखा तो उन्होंने अबेजार यार यहाँ तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जागृत इंसान है, तो मैं आना चाहता हूँ। तो मैंने आना चाहता हूँ, महाराज आप क्या चाहते हैं, आना चाहते हो मतलब? बोले बेटा मुझे 400-500 गज जमीन तुम आश्रम में दे दो। मैंने 400-500 गज समझ नहीं आया, मैंने महाराज आप बोल रहे तो हाँ ही समझू। तो फिर मैंने उसको गूगल किया, 5000 स्क्वायर फीट 4.5 कुछ आया था, तो 4,500 तो महाराज 5,000 ही कर देते। बहुत उन्होंने कहा कि इस निवास, इस कॉलोनी में जो आएगा उसके सूर्य रक्षा मैं करूंगा, उनका दुख मैं हरूंगा, और जब भी बेटा तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा। ऐसा उनका आशीर्वाद हमें मिला। बहुत बड़ा काम किया है आपने, और जैसे कि मैं आपके बारे में पहले ही बोल चुका हूं कि आप सनातन धर्म के ध्वजवाहक, तो और सारे धर्मों का आप सम्मान भी करते हैं। तो 2 लाइन मैंने आपके लिए लिखी है विशेषकर, उम्मीद करता हूं शायद आपको पसंद आएगी, कि उजाले से बढ़कर है उसकी पहचान, उजाले से बढ़कर है उनकी पहचान, मोहब्बत